पेपर फिफ्थ का है ना, पेपर फिफ्थ का बी सेक्शन का संभावित प्रश्न और उत्तर है ना, हेडिंग के अनुसार प्रश्न को तैयार कर दिया गया है ना, इससे बाहर का क्वेश्चन नहीं आएगा और कम से कम 2 क्वेश्चन तो इसमें रहेगा ही, 2 क्वेश्चन ऐसे रहेगा और 5 क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव में आएगा ना, 2-2 नंबर का जो है। देखो आर्थिक विकास का अभिप्राय क्या है और इसको किस तरह से मापा जाता है, व्याख्या करें ना, पहला क्वेश्चन है, हाँ इसको लिखना है, हालांकि छोड़ा हुआ है लेकिन फिर भी देख लो। 1950 के दशक में ना अर्थशास्त्री लोग जो था वो अगर परिमाण बढ़ रहा है उत्पादन में, उत्पादन का अगर वृद्धि हो रहा है तो सोचता था कि विकास हो रहा है ना, 85 का दशक के है ना, गुणात्मकता पर ध्यान नहीं देता था। लेकिन जब 60 के दशक आया तो उसका गुण भी देखने लगा ना, कि वृद्धि तो देख रहा था बहुत सारा समाज में वृद्धि तो हो रहा है उत्पादन में, लेकिन उसका गुण जो है वो, गुण का मतलब है पोषण का स्तर, स्वास्थ्य की सुविधाओं की पहुंच और विस्तार, जो अस्पताल है, दवाइयाँ है, सुरक्षित पेयजल है, साफ सफाई है, इसमें वृद्धि नहीं हो रहा है। लोगों में शिक्षा का स्तर जो है वो बढ़ नहीं रहा है ना, या दूसरा मानक जिन पर जीवन की गुणवत्ता निर्भर कर रही है वो सब नहीं हो रहा है। तो समझा गया कि वृद्धि अलग चीज है और विकास अलग चीज है ना। तो विकास तब है जब परिमाण में तो बढ़ेगा और साथ में गुण में भी वृद्धि होना चाहिए। इसी तरह से लिख लेना, उदाहरण संकेत छोड़ा हुआ है ना, इसमें अब इसका मापन क्या है, मापन में क्या है कि आर्थिक विकास और वृद्धि का जो मापन है उसमें पहला मापन जो पहले जो होता था 60 के दशक में, सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर आर्थिक वृद्धि, ठीक है ना, सकल घरेलू उत्पाद जो है उसके आधार पर आर्थिक वृद्धि को मापा जाता था, ठीक है। उसके बाद का जो समय आया उसमें आर्थिक वृद्धि का माप में है ना, जीवन का भौतिक गुणवत्ता सूचकांक 80 के दशक में मेरिस डॉब ने इसका प्रतिपादन किया था ना, जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर, साक्षरता के संकेतक के आधार पर ना। उसके बाद है ना, उसके बाद का जो समय आया उस समय में HDI आया ना, मानव विकास सूचकांक, इसका प्रतिपादन करने सबसे पहले यूएनओ के रिपोर्ट में आया था, महबूब उल हक और इंगे कॉल ने किया था इस तरह का प्रतिपादन ना। इसके अंतर्गत जो है स्वास्थ्य जीवन स्तर और इसी के साथ ही लिया हुआ था तुम्हारा जाकर के जीवन प्रत्याशा है ना को लेकर के इसको बनाया गया था मानव विकास सूचकांक को, ठीक है ना। मानव विकास सूचकांक को प्रति व्यक्ति आय, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा और शैक्षणिक स्तर के आधार पर मापा गया है ना। बाद में और भी कुछ इंक्लूड किया गया है, सब छोड़ा हुआ है, वहां पर देख लेना ना HDI का, ठीक है। अब देखो प्रश्न है अल्प विकास क्या है तथा इसकी विशेषता क्या है, व्याख्या करें। अल्प विकास की माने शाब्दिक अर्थ के रूप में अल्प विकास का मतलब ये हुआ कि जो विकास जो है ना वो पूर्ण न हो, है ना, जो विकास जो है अल्प हो, पूरा ना हो, वो अल्प विकास हो, ठीक है ना। तथा इसकी विशेष हाँ, और इसकी निश्चित परिभाषा करना कठिन है ना। अलग अलग देश में अल्प विकास का मायने अलग अलग होता है। अब देखो जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, इस सब में जो है अमेरिका इंग्लैंड जो है उसमें प्राकृतिक संसाधन भरपूर था और उसका दोहन भी भरपूर हुआ, उचित तरीका से हुआ। नतीजा हुआ कि सब राष्ट्र जो है विकसित राष्ट्र के रूप में सम्मिलित हो गया। इसी तरह से लैटिन अमेरिकन राष्ट्र है ना और अफ्रीकन राष्ट्र है ना, बहुत सारे जगह अफ्रीकी कंट्री में प्राकृतिक संसाधन है, लैटिन अमेरिकन कंट्री में भी, लेकिन वो उस रूप में विकसित नहीं हुआ। उसके पीछे कारण यही है ना कि प्राकृतिक संसाधन के मामले में तो विकसित था, लेकिन चूंकि उसका दोहन नहीं हुआ उचित तरीका से, नतीजा हुआ कि वो अल्प विकास वाली श्रेणी के में गिना जाता है उसे, है ना। तो दुनिया के अलग अलग क्षेत्र में अल्प विकास का अलग अलग मायने है ना, ये भी छोड़ा हुआ है, देख लेना, है ना। अब देखो इसकी विशेषताएं 6 प्रकार की है। अल्प विकास की विशेषताएं 6 है। जीवन निर्वाह का निम्न स्तर, जीवन निर्वाह का निम्न स्तर, जीवन निर्वाह का निम्न स्तर का मतलब है कि अपर्याप्त आवास सुविधाएं, निकृष्ट स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा का सीमित होना, नितांत अभाव होना, उच्च शिशु मृत्यु दर हो, आय का निम्न स्तर हो, जीवन में रोजगार प्रत्याशा हो, व्याकुलता और निराशा आम पब्लिक में विद्यमान हो, ये सब गुण जो है वो जीवन निर्वाह का निम्न स्तर को दर्शाता है। उत्पादकता का निम्न स्तर, उत्पादकता का निम्न स्तर मतलब कृषि उद्योग में यूनियन
बल्कि आदमी का कार्य क्षमता भी नहीं, जैसे श्रमिक है उसको कोई प्रेरित करने वाला नहीं है तो काम में मन नहीं लग रहा है ना, तो वहां पर भी उत्पादकता जो है वो निम्न स्तर का हो जाएगा। उच्च जनसंख्या वृद्धि दर, ऐसे राष्ट्र जो होते हैं विकसित राष्ट्र, वहाँ पर उच्च जनसंख्या वृद्धि दर होता है, और जो जनसंख्या का वृद्धि होता है उसमें बूढ़ा और बच्चा अधिक रहता है, जो कि जनसंख्या, इस तरह का जनसंख्या जो होता है वो देश पर भार होता है, क्योंकि कार्यशील जनसंख्या नहीं है, इस तरह का पाया जाता है। बेरोजगारी एवं अल्प रोजगार का उच्च स्तर, यहाँ पर बेरोजगारी जो है अनेक रूपों में पाया जाता है ना। अल्प बेरोजगारी एक तो हो गया कि मान लो 7 दिन है तो उसका पूरा श्रम का 3 दिन काम किया, 4 दिन बैठ गया। प्रच्छन्न बेरोजगारी हो गया कि 4 गो आदमी काम कर रहा है, कृषि में लगा हुआ है, एक आदमी का काम है, 3 गो झूठ मूठ का लगा हुआ है, तो इस तरह का वहाँ उच्च दर स्तर पाया जाता है, कृषि पर उच्च निर्भरता। इस तरह के देशों में देखा गया है कि यहाँ का जनसंख्या का 60 से 70% ग्रामीण क्षेत्र में निकलता है ना, और श्रम शक्ति का 65 से 70 कृषि में ही नियोजित होता है, लेकिन इनकम भी जो है उधर से आते रहता है ना। तीसरी दुनिया के अधिकांश देश इसी तरह का पाया जाता है। नतीजा औद्योगिकरण नहीं हो पाता है और विकास नहीं हो पाता है ना। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में दूसरा पर बेसी आश्रित रहता है। प्रभावता मतलब गुलामी वाला है, जो मन करेगा उसको देगा, जो टेक्नोलॉजी नहीं मन करेगा नहीं देगा। और अति संवेदनशील पाया जाता है इस तरह का देश, अल्पविकसित देश ना। अब देखो थोड़ा सा उतार चढ़ाव में ही गड़बड़ाने लगता है, अति संवेदनशील मतलब। तीसरा है मानव विकास सूचकांक से आप क्या समझते हैं? इस मापन की विधि की चर्चा कीजिए। भारत में एसडीआई प्रगति के संबंध में आपकी राय क्या है ना। मानव विकास सूचकांक वही विकास सूचकांक के साथ माप में दिया हुआ है और छोड़े हुए भी है ना। एसडीआई जो है ना, वही मजबूल उल्हक और इंडे कॉल का जो है वहाँ पर एसडीआई वाला ना, उसको दे देना है। और इसके भारत में एसडीआई की प्रगति के संबंध में आपकी राय, नया वाला 18 वाला डाटा है हमारे पास, उसको हम छोड़ देंगे ना, कल सुबह छोड़ देंगे, ठीक है। अब देखो चौथा प्रश्न है अर्थव्यवस्था है ना। भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में विदेशी पूंजी तथा तकनीकी की भूमिका क्या है, इसकी व्याख्या करें। देखो पहले विदेशी पूंजी के बारे में लिख लेना है, फिर तकनीकी के बारे में लिख लेना है क्या है ना। और इसकी भारत विदेशी पूंजी और तकनीकी के भारत का विकास में क्या भूमिका है, ये एक साथ दे देना। इस तरह से छोड़े हुए उसको देख लेना ना, ठीक है ना। अब देखो सतत, इसका अधिकांश चीज छोड़ा हुआ है बी पार्ट का। सतत विकास, धारणीय विकास, टिकाऊ विकास सब एक ही होता है ना। कि अवधारणा तथा संकेतक क्या है ना। भारत में सतत विकास की रणनीति क्या नीति है ना सतत विकास का। देखो सतत विकास, धारणीय विकास जो है ना, ये 12वीं पंचवर्षीय योजना का देन है ना। 12वीं पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार में आया था, ठीक है। इसको भी छोड़ा हुआ है, बढ़िया से व्याख्या किया हुआ है, उसको देख ले लोग, छोड़ा हुआ है वीडियो में है ना। टिप्पणी लिखे, हरित जीडीपी भी छोड़ा हुआ है कि अवधारणा, आर्थिक सामाजिक पर्यावरणीय धारणीयता ये भी छोड़ा हुआ है ना। अब देखो समावेशी विकास का अर्थ समझाते हुए 11वीं 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विकास की नीति एवं रूपरेखा का वर्णन करें, ये भी छोड़ा हुआ है। ये 3 बार में छोड़ा हुआ है। इसमें तुम्हारा जा करके यूपीएससी का भी क्वेश्चन छोड़े हुए हैं, ठीक है ना। इसको भी देख लेना है ना। वित्तीय समावेशन और शून्य बैलेंस सुबह में छोड़ देंगे, ठीक है ना। अब देखो भारत में अनुसूचित जाति जनजातियों की समस्या पर प्रकाश डालते हुए भारत सरकार द्वारा उनके कल्याण के लिए उठाए गए कदमों का वर्णन कीजिए, ये छोड़ा हुआ है। इसमें लिख दो पहले अनुसूचित जाति, पहले दे दो 16.6% है, 90% भूमिहीन है, महिलाएं का त्रिस्तरीय शोषण होता है, जाति के आधार पर, वर्ग के आधार पर, लिंग के आधार पर, शिक्षा स्तर में भी वहीं पर माने इस भेदभाव, जहाँ पर प्रारंभिक शिक्षा स्टार्ट करता है बच्चा लोग, वहीं पर ही लोग के साथ भेदभाव होने लगता है। मंदिर में नहीं जाने दिया जाता है, राशन में, दुकान में नहीं जाने दिया जाता है, जात पात वाला सिस्टम है लोग के साथ है। अब तो हालांकि बहुत अधिक स्थिति में सुधार आया है, लेकिन आज़ादी के बाद के समय में बहुत खराब स्थिति था ना। अनुसूचित जनजाति की समस्या 8.6% पूरा हिंदुस्तान का, 461 अनुसूचित जाति है, 75 एकदम आदिम है ना। इसका जो जनसंख्या किसी तरह से बचाने का सरकार उपाय कर रहा है ना। एसडीआई के 3 संकेतक में तीनों में लोग कम नजर आता है ना। एसडीआई मानव विकास सूचकांक के तीनों इंडेक्स में इन लोग का जो विकास जो है वो कम ही नजर आ रहा है अभी भी। सिंचाई बांध और ऊर्जा संयंत्र, खनिज दोहन के चलते ये लोग विस्थापित हो गया है, बहुत सारा जो है विस्थापन की समस्या से जूझ रहा है। दूर दराज के निवास के कारण हर चीज ये लोग पास पहुंच नहीं पाता है, जानकारी भी नहीं होता है क्योंकि शिक्षा का अभाव है, इसके चलते है ना। तो इस समस्या इस तरह से दे देना है ना। अब भारत द्वारा उसके कल्याण के लिए जो काम किया जा रहा है, जैसे मान लो मुख्य विधिक प्रावधान में नागरिक
अधिकार सुरक्षा अधिनियम 1955, ST/SC, है ना, इसमें संशोधन हुआ 2015 में, है ना। हाथ से मैला ढोने वाले के लिए 1993 में SC के लिए, अनुसूचित जनजातियों में अनुपरंपरागत वन निवास कार्य अधिकार संशोधन विधि, एक तो 2006 में, फिर इसी में 2 संशोधन किया गया 2012 में ना। फिर पंचायत वाला जो है, पंचायत में इन लोग का जो इन लोग का अनुसूचित क्षेत्र में जो विस्तार का है जो पेशा कानून, इसके बारे में ना। अब देखो, जनजातीय उपयोजना पर टिप्पणी लिखना है, अनुसूचित जाति उपयोजना पर टिप्पणी लिखना है, पेशा कानून पर टिप्पणी लिखना है, इस सब का सब छोड़े हुए है, बढ़िया से उसमें वर्णन है, उसको देख लेने का काम है ना। अब देखो, भारत में महिलाओं की स्थिति पर प्रकाश डालते हुए भारत सरकार द्वारा उनके कल्याण के लिए उठाए गए कदमों की व्याख्या करें, है ना। शायद ही कोई समस्या इतना आकृष्ट करता होगा ध्यान, जितना कि महिलाओं की स्थिति ध्यान को आकृष्ट करती है ना। अगर इस क्षेत्र में विकास ना हो तो दुनिया का आधा आबादी जो है अविकसित रह जाएगा। 50% लोग लगभग है पूरा दुनिया का। तो इसीलिए समावेशी विकास जो है, जब तक इनका विकास नहीं होगा दुनिया विकास नहीं कर पाएगा ना। भारत में जो इसकी समस्याएं हैं, बहुत तरह का यहाँ के पहले से जो परंपरा है, पितृसत्तात्मक परंपरा है, मतलब पिता को अधिक वैल्यू है, दहेज प्रथा है, लड़की जो है लड़की लोग को हत्या कर दिया जाता है, जैसे कन्या भ्रूण हत्या है, बालिका शिशु हत्या है, माने भ्रूणे में हत्या कर दो, देख लो कि लड़की हो रही है, तो बाल विवाह है, बालिका शिशु का शारीरिक शोषण है ना। घरेलू महिला श्रमिक है, अकेली माता है, विधवा है, और किशोरी के प्रति हिंसा की है, तेजाब हमला आए दिन दिखते रहता है ना। ऑनर किलिंग का मामला होता है ना। शादी विवाह आजकल लव मैरिज उरेज से बहुत दिखाई देता है उधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली आसपास के एरिया में। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न है, असमान वेतन है, रेजा को अलग कुल्ली को अलग मिलता है ना। इस तरह का है इन लोग के साथ समस्या है ना ये भारत में। रक्षोपाय के लिए हम लोग का कानून में दिए हुए है 14 है, अनुच्छेद 15(1) में है, 15(3) में है, 16 में, 39 का में है, 42 में है, 46 में है, 47 में है, 51 का अंग में, 243 घ 3 में है, 4 में है, 1943 3 में है, 1943 न 4 में है ना। इस तरह का है ना। इसके अलावा इसको जो सरकार का उपाय है विशाखा, है ना, राजस्थान सरकार का जो है विशाखा और राजस्थान सरकार का केस में सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दिए हुए है ना, जहां काम का जो ये है वहाँ पर इन लोग का काम किस रूप में करना चाहिए, क्या सुरक्षा है, इसके बारे में डिसीजन सब छोड़े हुए हैं ना। निगरानी एजेंसिया में राष्ट्रीय महिला आयोग है, प्रोजेक्ट गरिमा है, राष्ट्रीय महिला कोष है, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड है, जेंडर बस्टिंग आजकल बनता है ना, ठीक है ना। ये है तुम्हारा जाकर के प्रोजेक्ट गरिमा में, सब नेवी हुई में आजकल बराबर का दर्जा दिए जाने के लिए, है ना। उन लोग को शिक्षित किया जा रहा है, मिलिट्री को, यही सब है प्रोजेक्ट गरिमा, राष्ट्रीय महिला आयोग, माने इस तरह का है। वहाँ सब छोड़े हुए देख लेने का काम है ना। अब देखो यहाँ पर प्रश्न संख्या 12 है, अल्पसंख्यक वर्ग से आप क्या समझते हैं, इनमें संबंधित मुद्दे या समस्याएं क्या है, इन्हें दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं, वर्णन करें ना। अल्पसंख्यक वर्ग से आप क्या समझते हैं, इनसे संबंधित मुद्दे या समस्याएं क्या हैं, इन्हें दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जाते हैं, वर्णन करना है ना। पहले अल्पसंख्यक समझिए। अल्पसंख्यक, अल्प का मतलब कम संख्या, यही ना हुआ, संस्कृत का शब्द है, 2 भाग में अगर करोगे दोनों तरह से अल्पसंख्यक यहाँ पर एक धार्मिक आधार पर, भाषा के आधार पर, लेकिन अभी हम लोग जो है जो अल्पसंख्यक के बारे में जो हम लोग किताब में पढ़ रहे हो धार्मिक आधार वाला अल्पसंख्यक लोग है ना। इन लोग के लिए सबसे पहले गृह मंत्रालय 1978 में अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया था ना। और उसके अनुसार जो है यहाँ पर भारत में जो अल्पसंख्यक है उस 6 समुदाय को अल्पसंख्यक माना गया है। सबसे बड़ा मुस्लिम है, सिख है ना, बौद्ध है ना, पारसी है, मुस्लिम सिख बौद्ध पारसी, है ना, मुस्लिम सिख बौद्ध पारसी, मुस्लिम है, सिख है, बौद्ध है ना, पारसी है, ईसाई है और जैन है ना। जैन को भी हाल में सम्मिलित किया गया है, इसमें 6 हुआ भी है टोटल, है ना। अब देखो राष्ट्रीय धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक आयोग इन लोग के लिए बना। अल्पसंख्यकों के लिए समान अवसर आयोग सच्चर समिति की रिपोर्ट के आधार पर, है ना। 2006 में गठित अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय इन लोग का जो है नया जो योजना स्टार्ट किया, नया सवेरा, नई उड़ान, नई रोशनी, है ना।
इस सभी लोग के विकास के लिए किया गया है, अलग अलग योजनाओं का, कि विकास हो इन लोग का। नया सवेरा जो है उसमें कमजोर अभ्यर्थियों को उनके ज्ञान कौशल और क्षमता में वृद्धि का अवसर देता है प्रतियोगिता परीक्षा के लिए। नई उड़ान जो है उस संघ लोक सेवा आयोग, SSC राज्य लोक सेवा आयोग का जो प्रारंभिक परीक्षा पास करता है मुख्य परीक्षा के लिए उन लोग को वित्तीय सहायता दिया जाता है। नई रोशनी में इसके अंतर्गत तकनीकी मुहैया करा करके अल्पसंख्यक समुदाय, महिला, उसी गांव के मोहल्ला में रहने वाला जो समुदाय है उसको सशक्त और साहसी बनाने का काम है ना नई रोशनी। सीखो और कमाओ योजना इसके अंतर्गत है कि इस योजना के अंतर्गत है मॉड्यूलर रोजगार योग्य कौशल और परंपरागत कौशल में उन्नत करते हुए बाजार से उनको जोड़ना है ना, स्वरोजगार के लिए ये है ना। जियो पारसी मैंने है पारसी समुदाय जो कम हो रहा है उसका कैसे जनसंख्या बढ़ेगा इसके लिए उपाय करने के लिए है ना। पढ़ो प्रदेश, बाहर जाने पर उसको जो है अधिसूचित अल्पसंख्यक वर्ग का आर्थिक रूप से पिछड़ा उसको सरकार जो है सब्सिडी युक्त ब्याज पर ऋण दिलवाएगा बाहर जाने के लिए, विदेशों में शिक्षा के लिए। नई मंजिल 2015 में स्टार्ट किया गया है ना, शैक्षिक और जीविकोपार्जन जरूरत को पूरा करने के लिए। उस्ताद योजना जो है पहले का जो हस्तशिल्प है, कला जो है उसी में कौशल विकास का प्रशिक्षण देकर के काम योग्य बनाना, इस तरह का सरकार का उपाय है। ये भी छोड़े हुए है ना, देख लेने का काम है उसी को एक बार। 13वां नंबर है निर्धनता या गरीबी किसी भी देश के लिए एक अभिशाप से कम नहीं है। सरकार इस समस्या से निपटने के लिए क्या कर रही है, समीक्षा कीजिए ना। निर्धनता या गरीबी किसी भी देश के लिए एक अभिशाप से कम नहीं है ना। या गरीबी की समस्या और उसका माप ना, इसके लिए या तो ये क्वेश्चन, नहीं तो गरीबी की समस्या और उसकी माप के द्वारा, ये भी छोड़ा हुआ है, देख लेना ना। भारत में बेरोजगारी की क्या स्थिति है, भारत की किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है ना, इसके बारे में भी देख लेना, छोड़ा हुआ है ना। टिप्पणी करें मानव निर्धनता सूचकांक HPI और बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI, दोनों छोड़ देंगे ना। प्रश्न संख्या 16 है भारत में खाद्यान्न उत्पादन और उपभोग की प्रवृत्ति की व्याख्या करें। उत्पादन किस रूप में और उपभोग का प्रवृत्ति ट्रेंड जो है वो भी छोड़ा हुआ है, उसको भी देख लेने का काम है ना। खाद्य सुरक्षा से आप क्या समझते हैं और इसके समस्याओं को उजागर करते हुए भारत सरकार द्वारा इसे दूर करने के उपायों का वर्णन करें। या खाद्य सुरक्षा की नीतियों का वर्णन करें, भारत सरकार के द्वारा जो चलाया जा रहा है खाद्य सुरक्षा के लिए उसका, है ना। ये भी छोड़ा हुआ है, इसको भी देख लेने का काम है, ठीक है। प्रश्न संख्या 18 है भारत में भंडारण की समस्याएं एवं मुद्दे क्या है ना, स्पष्ट करें। या अनाज का समुचित भंडारण का, है ना, मुद्दा क्या है, समस्याएं क्या है ना। ये दोनों में से कोई क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन है, एक ही आंसर होगा ना। भारत में एक सबसे बड़ी समस्या है भंडारण की समुचित व्यवस्था न होने की वजह से खाद्य सुरक्षा में संकट उत्पन्न होता है ना। क्या आप इस बात से सहमत हैं, या तो ये क्वेश्चन रहेगा ना। अनाज का समुचित भंडारण भारत में एक सबसे बड़ी समस्या है, भंडारण की समुचित व्यवस्था न होने की वजह से खाद्य सुरक्षा में संकट उत्पन्न होता है। क्या आप इस बात से सहमत है। ये भंडारण वाला छोड़ा हुआ है, देख लेना, मुद्दा और समस्याएं, वही आंसर होगा इसका भी ना। अब देखो टिप्पणी करें सार्वजनिक वितरण प्रणाली छोड़ा हुआ है, PDS एवं खाद्य सब्सिडी भी छोड़ा हुआ है, समेकित बाल विकास योजना ये भी छोड़ा हुआ है, मिड डे मील योजना ये भी छोड़ा हुआ है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 ये भी छोड़ा हुआ है, अंत्योदय अन्न योजना ये भी छोड़ा हुआ है ना। अब देखो प्रश्न संख्या 22 है नियोजन से आप क्या समझते हैं। नियोजन की रणनीति या भारत के विकास में नियोजन की भूमिका का वर्णन करें। और भारत में पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य एवं रणनीति की व्याख्या करें। ये छोड़ा हुआ है, हेडिंग में शुरू में छोड़े हुए हैं इसको ना। अब देखो ये छोड़ देंगे, आज या कल। विकेंद्रीकृत नियोजन से आप क्या समझते हैं। पंचायती राज संस्थाओं का विकेंद्रीकृत नियोजन में कहाँ तक योगदान है, व्याख्या करें, ये है ना। और टिप्पणी करें छोड़ा हुआ है योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, है ना, पंचवर्षीय योजना और नीति आयोग जो है ये चूंकि सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी एक बार देख लेना, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। 2 क्वेश्चन इसमें कन्फर्म है ना, बी सेक्शन में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, इसके अंदर ही जाएगा। ध्यान से देख लेने का एक बार काम है, पीछे सब वीडियो छोड़ा हुआ है उसी से देख के, है ना, बना लो, ठीक है।